हाँ, तो पिछले लेक्चर में अपन ने संपत्तियों के सत्यापन के सामान्य सिद्धांत, संपत्तियों के मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा और संपत्तियों के मूल्यांकन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज अपन संपत्तियों के मूल्यांकन का महत्व डिस्कस करेंगे। तो संपत्तियों के मूल्यांकन का महत्व अर्थात इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। सत्यापन के अंतर्गत अंकेक्षक के लिए जितना महत्वपूर्ण कार्य संपत्तियों के अस्तित्व की जांच करना होता है, उतना ही या उससे भी अधिक उन संपत्तियों के प्रदर्शित मूल्य की जांच करना भी होता है। संपत्तियां जो जिन उचित मूल्य पर दर्शाई गई हैं, यदि वो सही नहीं है तो ऐसी दशा में संस्था की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी गलत होगी और संस्था द्वारा प्रदर्शित लाभ हानि खाता भी गलत हो सकता है। इसलिए संपत्तियों को उचित मूल्य पर दर्शाया जाना आवश्यक है। संपत्तियों और दायित्वों के मूल्यांकन में त्रुटि होने से या तो गुप्त संचय का निर्माण होता है या व्यापार की पूंजी लाभांश के रूप में वितरित हो जाती है। संपत्तियों को वास्तविक मूल्य से कम मूल्य पर दिखाए जाने से गुप्त संचय का निर्माण होता है, जिसका दुरुपयोग प्रबंधकीय वर्ग कभी भी कर सकता है। इसके विपरीत संपत्तियों को वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य पर दर्शाने से कृत्रिम लाभ या काल्पनिक लाभ का निर्माण होता है, जिसे लाभांश के रूप में वितरित करने पर व्यापार की पूंजी कम हो जाती है। गुप्त संचय का निर्माण और पूंजी में कमी दोनों ही कंपनी विधान के अंतर्गत अपराध के रूप में दंडनीय है। कुछ कंपनियों को छोड़ते हुए अन्य कंपनियों के लिए गुप्त संचय का निर्माण प्रतिबंधित है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि सत्यापन कार्य में मूल्यांकन अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। अंकेक्षक संपत्तियों के मूल्य के प्रति जब तक आश्वस्त और संतुष्ट नहीं होता, तब तक वह विश्वस्त और पूर्ण रिपोर्ट नहीं दे सकता। मूल्यांकन के महत्व को संक्षिप्त में अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि नंबर 1, व्यापार की सही और उचित आर्थिक स्थिति का ज्ञान इसके माध्यम से होता है। नंबर 2, अंशधारियों और ऋणदाताओं को अपनी विनियोजित पूंजी से सुरक्षा इसी से प्राप्त होती है। जैसा कि कल के लेक्चर में डिस्कस किया कि सत्यापन और मूल्यांकन के महत्व में लगभग कुछ बिंदुओं की समानता है। नंबर 3, संपत्तियों के लिए किए गए हास के आयोजन की पर्याप्तता की जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 4, व्यापार से संबंधित संदिग्ध दायित्वों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 5, संस्था में निर्मित हो रहे गुप्त संचय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नंबर 6, व्यापार के सही लाभ या हानि की जानकारी प्राप्त होती है। और अंतिम, संस्था की ख्याति की जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि मूल्यांकन के संबंध में अंकेक्षक की स्थिति क्या है। ऑडिटर्स पोजीशन रिगार्डिंग वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। यदि अंकेक्षक संपत्तियों के मूल्य के प्रति आश्वस्त हुए बिना अंकेक्षण रिपोर्ट दे देता है या संदेह उत्पन्न होने पर भी उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है, तो इसके परिणाम स्वरूप व्यापार का चिट्ठा और लाभ हानि खाता सही और उचित आर्थिक स्थिति की तो यदि अंकेक्षक संपत्तियों के मूल्य के प्रति आश्वस्त हुए बिना अंकेक्षण रिपोर्ट दे देता है या संदेह उत्पन्न होने पर भी उसे नजरअंदाज करते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देता है, तो इसके परिणाम स्वरूप व्यापार का चिट्ठा और लाभ हानि खाता व्यापार की सही आर्थिक स्थिति और सही लाभ हानि की जानकारी
प्रस्तुत नहीं करेंगे और भविष्य में जांच होने पर यदि यह तथ्य उजागर होता है कि अंकेक्षक ने मूल्यांकन कार्य ठीक से नहीं किया, अर्थात अंकेक्षण रिपोर्ट भ्रामक है, तो उसे कर्तव्य भंग का दोषी ठहराया जाएगा। उसके द्वारा दी गई रिपोर्ट को विश्वस्त मानकर किसी अन्य व्यक्ति ने कोई ठहराव या अनुबंध कर लिया है और उसके परिणाम स्वरूप उसे हानि उठानी पड़ी है, तो अंकेक्षक उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। मूल्यांकन के संबंध में समय समय पर विद्वान न्यायाधीशों द्वारा जो टिप्पणियां की गई हैं और निर्णय दिए गए हैं वो अपन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में 1896 में एक वाद में न्यायाधीश महोदय ने अंकेक्षक की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा था कि अंकेक्षक कोई मूल्यांकन करता नहीं है, उसका उत्तरदायित्व तो मूल्यांकन के औचित्य की जांच करना होता है। इस मुकदमे में अंकेक्षक पर स्टॉक की गणना के संबंध में प्रबंधक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापन कार्य करने के लिए कर्तव्य भंग का आरोप लगाया गया था, जिस पर न्यायाधीश महोदय ने यह स्पष्ट किया कि यह कार्य उसका नहीं है कि वह स्टॉक की गणना करे। अंकेक्षक को केवल निर्धारित नियमों एवं परिस्थितियों के अनुसार सतर्कतापूर्वक जांच करनी चाहिए और संदेह होने पर गहराई से जांच करनी चाहिए तथा संबंधित उत्तरदायी व्यक्तियों से प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए। इसके बावजूद भी यदि मूल्यांकन में कोई गलती रहती है तो उसके लिए अंकेक्षक उत्तरदायी नहीं होगा। यह निर्णय किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड में दिया गया था। इसी तरह एक केस हुआ था मैकेसन एंड रॉबिन्स का केस, जिसमें 1939 में विद्वान न्यायाधीश महोदय ने निर्णय दिया कि अंकेक्षक को यह जांच करनी चाहिए कि संपत्ति का मूल्यांकन ठीक विधि से किया गया है या नहीं, तथा संदेह होने पर संबंधित व्यक्तियों से विचार विमर्श द्वारा या जिम्मेदार अधिकारी के प्रमाण पत्र के द्वारा आश्वस्त कर लेना चाहिए और स्वयं को संतुष्ट हो जाना चाहिए। एक केस था वेस्टमिनिस्टर रोड कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कंपनी का 1932 में यह केस हुआ। इस मुकदमे में स्टॉक के मूल्यांकन पर राय प्रकट करते हुए विद्वान न्यायाधीश ने बताया कि यदि अंकेक्षक के पास स्टॉक के मूल्यांकन हेतु पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं तो उसे देखना चाहिए कि अर्ध निर्मित माल को अधिक मूल्य पर तो नहीं दिखाया गया है। मूल्यांकन हेतु पर्याप्त सबूत विद्यमान होने पर भी स्टॉक के अधिमूल्यांकन और वैल्यूएशन को न पकड़ सके तो उसे कर्तव्य भंग के लिए दोषी ठहराया जाएगा। इन सारे मुकदमों में न्यायाधीशों के निर्णय के आधार पर विद्वान लेखक लंकास्टर ने अपनी राय प्रकट करते हुए कहा है कि अंकेक्षक मूल्यांकनकर्ता नहीं है और न ही उससे ऐसा करने की आशा की जा सकती है। वह तो केवल इतना कर सकता है कि सही मूल्य को सत्यापित करे और यह जानकारी प्राप्त करे कि चालू या वर्तमान मूल्य न्यायोचित है और यह व्यापार के सिद्धांतों की सामान्य परंपराओं के अनुसार ज्ञात किए गए हैं। आवश्यकता होने पर अंकेक्षक विशेषज्ञों या उत्तरदायी व्यक्तियों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है। इसी तरह हमारे विद्वान डी पोला साहब ने भी अपना एक वक्तव्य दिया, जिसमें उन्होंने कहा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वास्तविक मूल्यांकन व्यापार के मालिकों या संबंधित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिसको उन संपत्तियों का व्यावहारिक ज्ञान होता है, और अंकेक्षक का कर्तव्य है कि जहां तक संभव हो केवल उसके मूल्यांकन की जांच कर लेनी चाहिए और इस प्रकार अपने आप को इस बात से संतुष्ट कर लेना चाहिए कि चिट्ठे में प्रदर्शित आर्थिक स्थिति सही प्रतीत होती है, किंतु वह किसी भी प्रकार मूल्यांकन की पूर्ण सत्यता की गारंटी नहीं दे सकता। अतः हमारी राय में सही मूल्यांकन के अभाव में व्यापार की स्थिति संदिग्ध हो जाती है। मूल्यांकन की सत्यता की जांच करने के लिए अंकेक्षक को कुछ बातों का ध्यान रखना होता है ताकि उसे कर्तव्य भंग और लापरवाही के लिए दोषी न ठहराया जाए, उस पर ऐसे आरोप न लगे। उसके लिए उसे कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उसमें पहली बात है नंबर 1
मूल्यांकन व्यापारिक नियमों एवं सिद्धांतों के अनुसार किया गया है या नहीं, इसकी जांच करनी चाहिए। मूल्यांकन जिन नियमों और सिद्धांतों के अनुसार किया गया है वह उचित है या नहीं तथा संस्था के हित में है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए, अर्थात मूल्यांकन के औचित्य की जांच करना। तीसरा, जानकारी एवं ज्ञान के अभाव में तकनीकी विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर लेना चाहिए। नंबर 4, संपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में संदेह होने पर संबंधित उत्तरदायी जो अधिकारी है उनसे हस्ताक्षर युक्त प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए। 5वां है, मूल्यांकन के संबंध में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानकों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के निर्देशों की पालना करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, मूल्यांकन की विधि या मूल्यह्रास लगाने की विधि में परिवर्तन किया गया है तो विशेष ध्यान देते हुए उसके औचित्य की जांच करनी चाहिए। अगला है, कंपनी की दशा में अंतर नियमों में दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए। और लास्ट है, यदि अंकेक्षक को किसी संपत्ति के मूल्यांकन के संबंध में संदेह हो तो अपने प्रतिवेदन में उसका उल्लेख करना चाहिए। इसके बाद अपन लेंगे संपत्तियों के मूल्यांकन में प्रयुक्त होने वाले मूल्य कि संपत्तियों का जब अपन मूल्यांकन करते हैं तो कौन कौन से मूल्य प्रयुक्त किए जाते हैं। डिफरेंट वैल्यूज यूज्ड इन वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। पहला है लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। संपत्ति क्रय करने से लेकर उसको प्रयोग करने की स्थिति में लाने तक के जितने भी खर्चे होते हैं वो संपत्ति की लागत मूल्य में शामिल किए जाते हैं, उसका हिस्सा ही होते हैं। दूसरा है अपलिखित मूल्य, रिटन डाउन वैल्यू। लागत में से मूल्यह्रास घटाने के बाद जो शेष मूल्य बचता है या जो शेष मूल्य ज्ञात होता है उसको अपलिखित मूल्य या हासित मूल्य कहते हैं। तीसरा है बाजार मूल्य, मार्केट वैल्यू। चिट्ठा बनाने की तिथि को संपत्ति का बाजार में जो प्रचलित मूल्य है वही बाजार मूल्य कहलाता है। उसके बाद चौथा है प्राप्य मूल्य, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रियलाइजेबल वैल्यू। संपत्ति को बेचने पर जो प्राप्त होने वाला संभावित मूल्य है उसी को प्राप्य मूल्य कहते हैं। उसके बाद आता है प्रतिस्थापन मूल्य, रिप्लेसमेंट प्राइस। किसी संपत्ति को प्रयोग से हटाकर पुनः नई संपत्ति क्रय करके स्थापित करने में होने वाले कुल व्यय को प्रतिस्थापन मूल्य या रिप्लेसमेंट कॉस्ट या प्राइस कहते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है पुस्तक मूल्य, बुक वैल्यू। संपत्ति का लेखा पुस्तकों में जिस मूल्य पर है वो पुस्तक मूल्य कहलाता है। इसके बाद अपन विभिन्न प्रकार की संपत्तियों के मूल्यांकन किस प्रकार से किए जाते हैं। तो मूल्यांकन करने की दृष्टि से संपत्तियों को कितने वर्गों में बांटा जाता है उनको डिस्कस करेंगे, जिन्हें अपन बोलते हैं विभिन्न संपत्तियों के मूल्यांकन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन इन रिलेशन टू डिफरेंट एसेट्स। तो मूल्यांकन की दृष्टि से संपत्तियां 5 प्रकार की होती है। चालू संपत्तियां, जिनको करंट एसेट्स बोलते हैं इंग्लिश में। दूसरी होती है स्थायी संपत्तियां, जिनको अपन फिक्स एसेट्स बोलते हैं। तीसरी होती है नष्ट होने वाली संपत्तियां, जिन्हें अपन वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं।
चौथी होती है अदृश्य संपत्तियां, जिन्हें अपन इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। और पांचवी होती है कृत्रिम संपत्तियां, जिन्हें अपन फिक्टिव एसेट्स बोलते हैं। तो अब अपन मूल्यांकन के संबंध में विभिन्न संपत्तियों के लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं उन्हें डिस्कस करेंगे।